Hello students, in this video we are going to discuss the structure activity relationship of sympathomimetic agents of phenyl ethanolamine class or catecholamine class. So we're going to discuss the SAR of this phenyl ethanolamine class of sympathomimetic agents. So first we have to look at the general structure of phenyl ethanolamines. So as you can see, this is the general structure of phenyl ethanolamine derivatives or sympathomimetics which belong to the class of phenyl ethanolamine or catecholamine. So as you can see, this structure has a phenyl ring, ethyl bridge between the phenyl ring and amino group, and this phenyl ring has two substituents in most of the compounds. First one is at meta position, as you can see here, and second is on para position. So in catecholamines, this meta substituent and para substituent is OH group. Okay, so now we will begin our structure activity relationship with the phenyl ring substitutions. So we can divide this structure into three parts. The first part is the phenyl ring, the second is this ethyl bridge, that alpha and beta position where you can see alpha and beta position, and the third is amino group or nitrogen atom. So we will begin with फिनाइल रिंग सब्सटीट्यूशन. हम पहले बात करेंगे फिनाइल रिंग सब्सटीट्यूशंस की. हम यानी कि इस रिंग के ऊपर किसी सब्सटीट्यूशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कंपाउंड की एक्टिविटी पर, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे हम इससे नए कंपाउंड्स हमने डेवलप कर रहे हैं या हम कर सकते हैं. तो हम पहले ये बात करेंगे. तो हम शुरू करते हैं फिनाइल रिंग सब्सटीट्यूशन से. तो फिनाइल रिंग सब्सटीट्यूशन में अगर हम सबसे पहले देखें तो ये जो फिनाइल रिंग है इसके ऊपर दो सब्सटीट्यूशन है. एक है आपका मेटा पोजीशन पर और एक है आपका पैरा पोजीशन पर. ठीक है, तो ये जो मेटा सब्सटीट्यूशन है और ये जो पैरा सब्सटीट्यूशन है, ये दोनों ही कंपाउंड के मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्ट करते हैं और कंपाउंड की रिसेप्टर सेलेक्टिविटी को भी इफ़ेक्ट करते हैं. ठीक है, यानी कि ये जो मेटा पोजीशन पर ग्रुप लगा होगा और जो पैरा पोजीशन पर ग्रुप लगा होगा, ये कंपाउंड के मेटाबॉलिज्म को भी इफ़ेक्ट करेंगे और कंपाउंड की रिसेप्टर सेलेक्टिविटी को भी इफ़ेक्ट करेंगे. ठीक है, साथ ही में ये जो इथाइल चेन यहाँ पर लगी हुई है, जो इथाइल ब्रिज है यहाँ पर, जहाँ आप देख रहे हैं अल्फ़ा और बीटा पोजीशन, यहाँ पर जो सब्सटीट्यूशन होंगे वो भी कंपाउंड के मेटाबॉलिज्म को भी इफ़ेक्ट करेंगे और कंपाउंड की रिसेप्टर सेलेक्टिविटी को भी इफ़ेक्ट करेंगे. ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा कि जिन कंपाउंड्स के अंदर ये मेटा सब्सटीट्यूशन और ये पैरा सब्सटीट्यूशन कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है. ठीक है, जिन कंपाउंड्स के अंदर ये मेटा सब्सटीट्यूशन भी एक OH ग्रुप होगा, ये पैरा सब्सटीट्यूशन भी OH ग्रुप होगा, साथ ही में जो हमारा बीटा पोजीशन पर सब्सटीट्यूएंट है, जो बीटा पोजीशन हम देख रहे हैं, बीटा पोजीशन जो है, इस बीटा पोजीशन पर जो सब्सटीट्यूएंट है वो भी अगर OH ग्रुप होगा, यानी कि मेटा पोजीशन पर भी OH ग्रुप है, पैरा पोजीशन पर भी OH ग्रुप है और बीटा पोजीशन पर भी OH ग्रुप है, तो ऐसा कंपाउंड हमें मैक्सिमम एक्टिविटी प्रोवाइड करता है अगर सब्सटीट्यूएंट्स का कन्फिगरेशन करेक्ट है. यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो कन्फिगरेशन है OH ग्रुप का वो करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए. अगर ये स्पेशली ये जो हमारा बीटा सब्सटीट्यूशन वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अगर ये सही कन्फिगरेशन में नहीं है तो वो कंपाउंड की एक्टिविटी को रिड्यूस करेगा. लेकिन अगर वो सही कन्फिगरेशन में है, करेक्ट कन्फिगरेशन में है, तो कंपाउंड हमारा मैक्सिमम एक्टिविटी हमें प्रोवाइड करेगा.
किस केस में? जहाँ पर मेटा सब्स्टिट्यूएंट भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, पैरा सब्स्टिट्यूएंट भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और बीटा सब्स्टिट्यूएंट भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है विद करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो हम क्या कर सकते हैं, सपोज़ करें अभी हमने बात करी पिछले पॉइंट में कि जो मेटा सब्स्टिट्यूएंट है वो भी OH है, जो पैरा सब्स्टिट्यूएंट है वो भी OH है, यानी कि जो रिंग हमारी बन गई वो हमारी बन गई कैटेकॉल रिंग। तो रिंग हमारी क्या बन गई? कैटेकॉल रिंग बन गई। तो कैटेकॉल रिंग क्या होती है? कैटेकॉल रिंग आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने एक बेंजीन रिंग बना दी और यहाँ पर एक OH ग्रुप में लगा दूँ और मैं यहाँ पर एक OH ग्रुप लगा दूँ। सो एक मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ। ये बेंजीन रिंग है और इसमें मैंने यहाँ पर एक OH ग्रुप लगा दिया और यहाँ पर भी एक OH ग्रुप लगा दिया। ठीक है, तो ये रिंग जो है ये कहलाती है कैटेकॉल रिंग। ठीक, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है, जो जनरल स्ट्रक्चर है हमारा, इसमें अगर मैं यहाँ पर OH लगा दूँ और यहाँ पर भी OH लगा दूँ, ठीक है, मेटा पोजीशन पर भी मैंने OH लगा दिया और पैरा पोजीशन पर भी OH लगा दिया, तो ये रिंग बन गई मेरी कैटेकॉल रिंग। ठीक है, लेकिन इस कैटेकॉल रिंग को अगर मैं रिप्लेस कर दूं रिसोर्सिनॉल रिंग से, अब मैं इसे रिप्लेस कर दूं किस रिसोर्सिनॉल रिंग से, तो रिसोर्सिनॉल रिंग में क्या होगा, इस मेटा पोजीशन पर OH ग्रुप होगा और ये जो फिफ्थ पोजीशन है, फिफ्थ पोजीशन यहाँ पर एक OH ग्रुप होगा। ठीक है, तो किस पोजीशन पर होगा, रिसोर्सिनॉल रिंग में किस पोजीशन पर होगा, रिसोर्सिनॉल रिंग में होगा 3 पोजीशन पर जहाँ पर मेटा है और फिर 5th पोजीशन पर OH ग्रुप होगा। यानी कि अगर मैं कैटेकॉल रिंग को रिप्लेस कर दूं रिसोर्सिनॉल रिंग से तो मुझे एक कंपाउंड मिलता है जिसका नाम होता है मेटाप्रोटेरेनॉल। ठीक है, लेकिन उसमें ख़ास बात क्या होती है, उसमें ख़ास बात ये होती है कि वो सेलेक्टिव होता है बीटा 2 रिसेप्टर के लिए। जैसा कि अभी हमने बात करी कि मेटा सब्स्टिट्यूशन और पैरा सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट करते हैं रिसेप्टर सेलेक्टिविटी को। तो अगर मैं इस मेटा पर तो OH ग्रुप को रहने दूं लेकिन पैरा से हटाकर उसे इस पोजीशन पर लगा दूं तो ये रिंग बन जाएगी रिसोर्सिनॉल रिंग। फिर ये कंपाउंड हमारा कहलाएगा मेटा प्रोटेरेनॉल जो कि सेलेक्टिव होगा बीटा रिसेप्टर के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं कि अगर हम मेटा पोजीशन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इस मेटा पोजीशन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसे मैं रिप्लेस कर दूं किसी मिथाइल हाइड्रोक्सी ग्रुप से, इसे मैंने रिप्लेस कर दिया मिथाइल हाइड्रोक्सी ग्रुप से, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ये कंपाउंड अगेन हमारा बन जाएगा एक बीटा 2 सेलेक्टिव कंपाउंड, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसकी सेलेक्टिविटी ज़्यादा है बीटा 2 रिसेप्टर के लिए, या और ये कंपाउंड हमारा कहलाएगा साल्ब्यूटामॉल, जो हमें सबको पता है कि एक बीटा 2 एगोनिस्ट है और अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं मेटा सब्स्टिट्यूएंट जो कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसे किसी मिथाइल हाइड्रोक्सी ग्रुप से रिप्लेस कर दूं तो कंपाउंड बन जाता है साल्ब्यूटामॉल जो कि बीटा 2 सेलेक्टिव इन नेचर होता है और अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करा जाता है क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर ब्रोंकोडाइलेशन करवाते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं।
तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि नॉरएपिनेफ्रिन हैज़ 3,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन रिंग यानी कि कैटेकोल रिंग एक्टिव एट बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। ठीक, यानी कि मेटा और ऑर्थो पोजीशन पर जब OH ग्रुप होता है तो कंपाउंड हमारा अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर पर एक्टिव होता है, लेकिन इसकी ओरल एक्टिविटी पुअर होती है। क्यों पुअर होती है? क्योंकि जो COMT एंजाइम है, कैटेकोल ऑर्थोमेथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है वो इसे बहुत तेज़ी के साथ मेटाबोलाइज कर देता है। तो कंपाउंड हमारा एक्टिव है लेकिन उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत कम होगा, उसका ओरल एक्टिविटी बहुत ही पुअर होगी। क्यों? क्योंकि COMT एंजाइम जो है वो उसे बहुत तेज़ी से मेटाबोलाइज कर देगा। ठीक है, अब अगर हमें इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं? सेम हमने क्या करना है, हमने इस कैटेकोल रिंग को रिप्लेस कर देना है रिसोर्सिनॉल रिंग के साथ में। यानी कि जहाँ पर पहले हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ था मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन पर, यानी कि 3 और 4th पोजीशन पर लगा हुआ था, अब हमें उसे लगा देना है 3 और 5th पोजीशन पर। 3 पोजीशन पर हमने OH ग्रुप लगा देना है और हमने 5th पोजीशन पर OH ग्रुप लगा देना है। ठीक है, तो सेम यहाँ पर हमें इस रिप्लेसमेंट से कंपाउंड मिला था मेटाप्रोटेरेनॉल जो कि बीटा 2 एगोनिस्ट था, लेकिन साथ ही में ये ओरली एक्टिव भी होता है क्योंकि जो COMT एंजाइम है अब इसको इतना रैपिडली मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है। तो यही पॉइंट हमने अपने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस करा था कि मेटा और पैरा पोजीशन में जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो कंपाउंड की रिसेप्टर सेलेक्टिविटी को भी इफ़ेक्ट करेंगे और कंपाउंड के मेटाबॉलिज्म को भी इफ़ेक्ट करेंगे। तो हमने देखा कि जब तक यहाँ पर कैटेकोल रिंग होती है, जब तक मेटा और पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है या 3 और 4th पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है तो कंपाउंड की ओरल एक्टिविटी पुअर होती है और वो नॉन सेलेक्टिव इन नेचर होता है। लेकिन अगर हम इस कैटेकोल रिंग को रिप्लेस कर दें रिसोर्सिनॉल रिंग से, यानी कि हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दें 3 पोजीशन पर और 5th पोजीशन पर, तो कंपाउंड हमारा बीटा 2 सेलेक्टिव इन नेचर हो जाता है और उसकी ओरल एक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, साथ ही में अगर हम मेटा पोजीशन पर जो हाइड्रोक्सिल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसे रिप्लेस कर दें मिथाइल हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ तो कंपाउंड हमारा बन जाता है साल्ब्यूटामोल जो कि बीटा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट है और अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करा जाता है। तो ये तो बात हो गई हमारी फिनाइल रिंग सब्स्टिट्यूशन की। अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन एट नाइट्रोजन पर। ठीक है, तो ये जो हमारा एमिनो ग्रुप इस जनरल स्ट्रक्चर में लगा हुआ है, ये अमीनो ग्रुप जो है ये भी कंपाउंड की डायरेक्ट एगोनिस्टिक एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अब मैक्सिमम एक्टिविटी के लिए हमने ये ऑब्ज़र्व करा है कि अगर किसी कंपाउंड में आपको मैक्सिमम सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी चाहिए तो वहाँ पर इस एरोमेटिक रिंग और इस एमिनो ग्रुप या नाइट्रोजन के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होनी चाहिए वो 2 कार्बन की होनी चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फिनाइल रिंग और इस एमिनो ग्रुप के बीच में जो डिस्टेंस है वो केवल 2 कार्बन की है। तो जहाँ पर भी ये डिस्टेंस केवल 2 कार्बन की होती है ऐसे कंपाउंड हमारे मैक्सिमम एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि जैसे जैसे आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट हैं इस जनरल स्ट्रक्चर में यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूएंट माने हैं हाइड्रोजन। जैसे जैसे इन सब्स्टिट्यूएंट का साइज़ बढ़ता है, अगर मैं H की जगह यहाँ पर लगा दूँ इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, तो जैसे जैसे इन सब्स्टिट्यूएंट का साइज़ बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा अल्फ़ा रिसेप्टर एगोनिस्टिक एक्टिविटी कम होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी, लेकिन बीटा रिसेप्टर एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो अगर नाइट्रोजन पर जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं वो बल्कि इन नेचर हैं तो कंपाउंड आपका बीटा रिसेप्टर के लिए सेलेक्टिव हो जाएगा, बीटा रिसेप्टर पर वो एक्टिविटी उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन अल्फ़ा रिसेप्टर के ऊपर उसकी एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम उस नाइट्रोजन पर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दें
अगर हम नाइट्रोजन के ऊपर लगा दें टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, तो वो बीटा रिसेप्टार में भी पर्टिकुलरली बीटा 2 रिसेप्टार के लिए ज़्यादा सेलेक्टिव हो जाता है। ठीक है। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में ये भी ऑब्जर्व करा गया है कि ऐसे एजेंट्स जहाँ पर ये अमीनो ग्रुप या तो प्राइमरी इन नेचर है या सेकेंडरी इन नेचर है, ऐसे कंपाउंड ज़्यादा पोटेंट होते हैं कंपैरिजन में टर्शरी और क्वाटरनरी अमीन्स के। तो सेम वही बात है कि जैसे जैसे साइज़ आपका बढ़ रहा है आपकी एक्टिविटी कम हो रही है, और कम साइज जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट का साइज़ कम है वहाँ पर आपकी एक्टिविटी ज़्यादा है। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि मैक्सिमम एक्टिविटी के लिए नाइट्रोजन एटम या एमीन ग्रुप और फिनाइल रिंग के बीच का डिस्टेंस केवल 2 कार्बन चेन का होना चाहिए, तो वो मैक्सिमम एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। जैसे जैसे नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूएंट का साइज़ बढ़ता है अल्फ़ा एक्टिविटी कम हो जाती है लेकिन बीटा एक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर हम टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप नाइट्रोजन के ऊपर लगा दें तो वो कंपाउंड को बीटा 2 सेलेक्टिव बना देता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन्स जो होते हैं वो ज़्यादा पोटेंट एजेंट होते हैं कंपैरिजन में टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एमीन के फॉर सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सब्स्टिट्यूशन ऑन द कार्बन साइड चेन, यानी कि ये जो हमारा ब्रिज है अल्फ़ा और बीटा पोजीशन जहाँ हमने डिनोट करी हैं, अगर इस अल्फ़ा और बीटा पोजीशन पर जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका कंपाउंड की एक्टिविटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो हमारा बीटा पोजीशन है या ये जो बीटा पोजीशन है, इस बीटा पोजीशन पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का प्रेजेंट होना ज़रूरी है सही कन्फिग्रेशन में कंपाउंड के एक्टिव होने के लिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि अल्फ़ा जो पोजीशन है उस अल्फ़ा पोजीशन पर अगर हम एल्किल ग्रुप लगाते हैं, कोई हम मिथाइल ग्रुप लगाएं या हम कोई इथाइल ग्रुप लगाएं, तो उससे क्या होता है कि कंपाउंड की जो डायरेक्ट एगोनिस्टिक एक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, वो कंपाउंड की डायरेक्ट एगोनिस्टिक एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। लेकिन ये जो एल्किल ग्रुप आपने अल्फ़ा पोजीशन पर लगाया है वो कंपाउंड के मेटाबॉलिज्म को भी स्लो कर देता है, जिससे कि कंपाउंड ज़्यादा लंबे टाइम तक, ज़्यादा लंबे समय तक अपनी एक्टिविटी शो कर पाता है रिसेप्टर के ऊपर। पोटेंसी उसकी भले ही कम हो गई है लेकिन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उसका बढ़ जाता है। ठीक है। अल्फ़ा सब्स्टिट्यूशन आपका रिसेप्टर सेलेक्टिविटी को भी इफ़ेक्ट करता है। तो अल्फ़ा सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर क्या कर रहा है, अल्फ़ा सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर रहा है कंपाउंड के, जो COMT एंजाइम एंड माओ एंजाइम उसको डिग्रेड कर रहे थे तो उसको रोक रहा है, उसको हिंडर कर रहा है, जिससे कंपाउंड ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन तक अपना एक्शन दिखा पाता है। दूसरा कि जो भी एल्किल सब्स्टिट्यूशन आपने अल्फ़ा पोजीशन पर करा है वो कंपाउंड की डायरेक्ट एगोनिस्टिक एक्टिविटी को कम करेगा। ठीक है। लेकिन साथ ही में उसके मेटाबॉलिज्म को भी स्लो करेगा, जिससे उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ेगा। ठीक है। साथ ही में ये कंपाउंड की रिसेप्टर सेलेक्टिविटी को भी इफ़ेक्ट करता है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि बीटा पोजीशन पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का प्रेजेंट होना ज़रूरी है कंपाउंड की एक्टिविटी के लिए, वो भी सही कन्फिग्रेशन के साथ। अगर उसका कन्फिग्रेशन प्रॉपर नहीं है, अगर उसका कन्फिग्रेशन राइट डायरेक्शन में नहीं है तो वो रिसेप्टर के साथ प्रॉपरली बाइंड नहीं कर पाएगा और कंपाउंड आपका एक्टिव नहीं होगा। ठीक है। जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन के कई सारे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, लेकिन उसमें से एक जो आपका माइनस नॉरएपिनेफ्रिन है, या इसको हम बोलें जो आपका नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो ज़्यादा एक्टिव होता है कंपैरिजन में
दूसरे स्टीरियो आइसोमर्स के, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का कन्फिगरेशन है वो उसकी बाइंडिंग साइट के साथ कन्फर्मेशन में होता है, ठीक है, जिससे कि वो अपनी बाइंडिंग साइट पर प्रॉपरली बाइंड कर पाता है और रिसेप्टर में सर्टेन स्ट्रक्चरल चेंजेस आ पाते हैं और आपका थेराप्यूटिक एक्शन वो प्रोड्यूस कर पाता है। तो बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का प्रेजेंट होना ज़रूरी है सही कन्फिगरेशन के साथ में। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप फॉर sympathomimetic agents of phenylethylamine class. Thank you.